नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुकोनिक एसिड को जब एट हाई पीएच पर सुकोनिक एसिड को जब रखते हैं किसी कंटेनर में, बर्तन में, तो वो आपको उसका गॉज फॉर्म जो है अनस्टेबल होता है और एंटी फॉर्म जो होता है एंटी, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? और जब उसी को आप एसिडिक मीडियम में डाल दोगे, मतलब लो पीएच पर, तो वो उसका गॉज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इन कंपेरिजन टू एंटी। इसका कारण क्या है, हम लोग बढ़ते हैं उस क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकोनिक एसिड ये फार्मूला क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो, और इसके बीच में 2 कार्बन का गैप होता है, ये हो गया। इसमें आपको बताए हुए थे कि रोटेशन जो होगा वो इसके अलोंग होगा। तो ध्यान देना, इसका 2 फॉर्म आपको बनाना है, एक गॉज फॉर्म और एक एंटी फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। तो एक गॉज बनाना है और एक एंटी बनाना है। C डबल बॉन्ड COH, सामने सामने रख रहे हैं इस दोनों को, डबल बॉन्ड OH, और यहां पर आपको H लगा हुआ है। तो ये हो गया इक्लिप्स फॉर्म। इसमें जब आप 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो ये यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, पहले आप इसको रख दो फिर अच्छा रहेगा। फ्रंट कार्बन पर ये ग्रुप लगा हुआ H C डबल बॉन्ड OH, ध्यान देना। तो ये वाला H यहाँ जो था वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला H यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं गॉज फॉर्म। इसका एक एंटी फॉर्म भी बनाना है आपको, तो ध्यान देना, एंटी फॉर्म में फ्रंट कार्बन का जो है ये ग्रुप, उसको तो वैसे ही रखो OH, और इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर आ जाएगा बल्कियर ग्रुप, ये। तो इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इसको बोलते हैं गॉज, ये इक्लिप्स है। तो क्वेश्चन में है कि जब आप इसको डाल देते हैं, पहला केस है, एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, रीजन देने के लिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है इन एट हाई पीएच। ध्यान दोगे, जब पीएच का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग को पता है कि वो सॉल्यूशन होता है कैसा, बेसिक सॉल्यूशन होता है, क्षारीय। और बेसिक सॉल्यूशन होगा, उसमें आप डाल दोगे इसको और इसको डाल दोगे, ये दोनों एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको सुकोनिक एसिड नाम दिया। तो बेसिक मीडियम में इसको डालेंगे तो दोनों का H उड़ा ले जाएगा, ये बेस जो है H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करेगा H प्लस के साथ, तो इसके पास H बचेगा नहीं। H नहीं बचेगा तो ध्यान देना, H C डबल बॉन्ड O पर माइनस, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O पर माइनस, H, यहाँ पर भी H, और इसमें भी आपको हट जाएगा एंटी फॉर्म, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव,
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H यहाँ भी H आ जाएगा, H, ध्यान देना। तो कह रहा है कि हाई pH पर H हट गया, तो अब ये कह रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये जो है लेस स्टेबल है। यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, निगेटिव के बीच काफ़ी रिपल्सन होने के कारण ये लेस स्टेबल है, और ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज आप देख सकते हो काफ़ी दूर होने के कारण रिपल्सन बहुत कम होगा। ऐसे पहले जो आप सोचते हैं, समझते भी हैं जैसे पहले से भी, कि एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू गॉच, तो उससे भी जवाब आ रहा है इसका एट हाई pH, ध्यान देना, उससे भी आ जाता है इसका जवाब। स्टेबिलिटी जो है पहला का कम है और दूसरा का ज़्यादा है, तो पहले से भी आ रहा है इसका जवाब। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें जब pH को लो कर दिया जाता है, ये तो हाई pH था, लो pH पर क्या होगा, ध्यान देना, लो pH पर सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा, इस बार सॉल्यूशन होगा एसिडिक, और एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड को डाल दोगे, ध्यान दोगे, एसिडिक सॉल्यूशन में सुकोनिक एसिड को डाल दोगे, सुकोनिक एसिड को, तो एसिड में कोई रिएक्शन नहीं होगा, H+ को नहीं हटाएगा, तो यहां पर इस बार बात बदल जाएगी। क्या बदलेगी, ध्यान देना, इसमें इस बार O और H बचा हुआ रह जाएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH ये बचा हुआ रह जाएगा, यहाँ पर भी OH बचा हुआ रहेगा, और यहाँ पर भी OH बचा हुआ रहेगा, ध्यान देना। अब क्या होगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस आएगा, लोन पेयर इस ऑक्सीजन के तुलना में इस ऑक्सीजन पर ज़्यादा नेगेटिव होगा, कि यहाँ रेजोनेंस भी होगा, पढ़ेंगे हम लोग आगे रेजोनेंस क्या होता है। तो यहाँ पर H+ और O- के बीच आपको बताया हुआ है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, काफ़ी दूर पड़ गया एटम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण बात पलट जाती है। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर को बदल देगा, पहला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा दूसरे के तुलना में, गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू एंटी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1,2-डाइक्लोरो इथेन। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा था, एक्सप्लेन करने के लिए, आपको रीजन देने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि एक्सप्लेन करना है तो इस क्वेश्चन को, कि कह रहा है 1,2-डाइक्लोरो इथेन जो है ये कंपाउंड जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जिस बर्तन में रखा हुआ है, टेम्परेचर हाई हो जाता है जब, तो हाई टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन जो होता है इस कंपाउंड का 1,2-डाइक्लोरो इथेन का, एट हाई टेम्परेचर ये पोलर हो जाता है, पोलरिटी गेन कर लेता है ये कंपाउंड। लेकिन जब लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर पर ये नॉन पोलर रहता है। ऐसा क्यों, तो ध्यान दोगे, जिस किसी बर्तन में ये रखा हुआ होगा तो इसका सभी फॉर्म उसमें होगा, इक्लिप्स, गॉच, एंटी, ये सब सभी होगा। तो हम लोग को जो मोस्ट पॉसिबिलिटी है, जो अनस्टेबल कर सकता है, जिसका असर ज़्यादा होगा कंपाउंड पर, वो हम बनाते हैं। ध्यान दोगे ये सॉल्यूशन में C इसमें एक Cl लगा हुआ है, यहाँ भी Cl है और 2 H है, ध्यान देना। आप देख सकते हो कि इसका जब इक्लिप्स फॉर्म बनाओगे, इक्लिप्स फॉर्म, तो दोनों Cl को आप सामने रखो, H यहाँ भी H, ध्यान देना। इसका गॉच भी बना लो, क्योंकि गॉच में भी वो स्टैगर्ड फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म भी हम लोग को देखना है, वो भी एक एनर्जी अच्छा खासा लेवल पर आता है। Cl
यहाँ आ जाएगा Cl, ये H, यहाँ भी H और यहाँ पर भी H होगा, ये इक्लिप्स, ये गॉच और एक बना दो Nt। तो Nt जो बनाओगे आप, सामने वाले कार्बन को तो कांस्टेंट रखे हुए हैं Cl, और उसको घुमा के यहाँ लाओगे Cl यहाँ, तो एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा। इसके पोलरिटी पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ध्यान दोगे, यहाँ इसके पोलरिटी पर बात करते हैं। तो हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और वो पढ़ भी चुके हैं कि डायपोल मोमेंट से इस पर क्या असर पड़ता है। ध्यान दोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कार्बन और ये कार्बन है, तो इस कार्बन पर भी Cl लगा हुआ और इस कार्बन पर भी Cl लगा हुआ है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है ये होगा, मतलब कैंसिल होने का कोई संभावना नहीं है। म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है, मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर है। यहाँ पर आ जाओ, ये कंपाउंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी पोलरिटी कैंसिल होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ये Cl इधर और ये Cl इधर खींचेगा, 180 डिग्री पर कैंसिल होता है। बाकी आप खुद से इसको इमेजिनेशन कर सकते हो, इमेजिन। तो ये भी कंपाउंड म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी कंपाउंड पोलर हो जाएगा, पोलर। और ये कंपाउंड आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये इसके, सॉरी यहाँ पर H होगा, सॉरी यहाँ H, हाँ, ये कंपाउंड बिल्कुल इसके, सॉरी ये ग्रुप Cl इसके बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री पर ध्यान दोगे, ये 180 डिग्री, ये भी इसके 180 और ये भी इसके 180 डिग्री है। तो यहाँ पर सभी फोर्स लगभग पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट जो है सेम ग्रुप हो जाने के कारण म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और म्यू इक्वल्स टू 0 होगा तो ये कंपाउंड होगा नॉन पोलर। तो कहता है कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, ध्यान दोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है आपको पता होना चाहिए कि एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपको गॉच, और फिर आपको इक्लिप्स। इसके पोटेंशियल एनर्जी का बात करोगे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इक्लिप्स, फिर गॉच, और सबसे कम एनर्जी एंटी फॉर्म का होगा। तो इसमें अंतर क्या आता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान दोगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर रेज होगा, इंक्रीज करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है इसका, इसमें से ये फॉर्म, ये जो इसका एनर्जी बहुत कम है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस मॉलिक्यूल का भी एनर्जी राइज होगा, सबका बढ़ेगा, तो ये अनस्टेबल है और ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये इसके तुलना में कम अनस्टेबल है तो ये भी और ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इसके पास पहुंचेगा। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत कम एनर्जी है, तो इसका एनर्जी बढ़ेगा तो ये कंपाउंड शिफ्ट होगा इधर की तरफ। मतलब नॉन पोलर जो है कह रहा है क्या कि एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता है, ध्यान दोगे, टेम्परेचर जब लो होता है, लो टेम्परेचर पर परसेंटेज ऑफ एंटी फॉर्म, लो टेम्परेचर होगा तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ज़्यादा होगा, इसका पाए जाने की संभावना, परसेंटेज ऑफ एंटी इसका मैक्सिमम होगा, और जो फॉर्म मैक्सिमम होगा इसका फॉर्म ये भी होगा थोड़ा बहुत लो टेम्परेचर पर, ये भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसके पाए जाने की संभावना लो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके कारण, ज़्यादा होने के कारण, एंटी परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण ये सॉल्यूशन जो है आपको, ये सॉल्यूशन आपको नॉन पोलर दिखेगा, लो टेम्परेचर पर नॉन पोलर दिखेगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्यान देना, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो ये कंपाउंड जो स्टेबल है ये भी अनस्टेबल की तरफ शिफ्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पूछ भी चुका है कंपटीशन में।
तो ये मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगा मॉलिक्यूल का हाई टेम्परेचर पर। तो परसेंटेज ऑफ इक्लिप्स या कहो गॉच इंक्रीजेज, और ये फॉर्म का जो परसेंटेज जो है इंक्रीज करेगा तो सॉल्यूशन नॉन पोलर से पोलर की तरफ जाएगा। तो इट गेन्स पोलरिटी, सॉरी इट गेन्स पोलरिटी, ड्यू टू विच इट गेन पोलरिटी, पोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। यही इसका एक्सप्लेनेशन था। तो ये आप इसका जवाब दे सकते हो। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, इसमें गॉच फॉर्म का आपको ध्यान दोगे, गॉच फॉर्म का आपको निकालना है ये डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ध्यान दोगे, ये डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, इसको डीवे बोलते हैं, 1 डीवे है। और एंटी फॉर्म का मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए इसका यूनिट नहीं है। गॉच फॉर्म जो है, आपको एक चीज़ और बताए हुए थे कि इसमें फार्मूला जो यूज हो रहा है हम लोगों को, वो फार्मूला आपको हिंट्स कर दिए थे, तो बताए हुए थे म्यू ऑब्जर्व बराबर समेसन ऑफ म्यू आई इंडिविजुअल जो होगा, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट किसी का भी एंटी का या गॉच का, दो ही फॉर्म का यहाँ बात कर रहा है, दो कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में, और उसी का मोल फ्रैक्शन, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन। तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो इस दोनों फॉर्म में। तो वो क्या कैसे करोगे, म्यू ऑब्जर्व, ये तो गिवन है, इसको जब आप सम में लोगे तो दो फॉर्म है, ये डायपोल मोमेंट एक बार एंटी का और फिर मोल फ्रैक्शन एंटी का, प्लस डायपोल मोमेंट एक बार लिए हम लोग एंटी का इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म, प्लस जोड़ते जाना है जितना कंपोनेंट रहेगा, फिर एक बार डायपोल मोमेंट गॉच का और मोल फ्रैक्शन डायपोल मोमेंट गॉच का इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच। ध्यान देना ये फॉर्म। तो इसमें आपको डेटा जो दिया हुआ है, कौन कौन डेटा दिया हुआ, ये गिवन है एंटी, ये एंटी दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, और ये आपको ध्यान दोगे यहाँ पर, ये आपको एक और चीज़ बताए हुए थे कि कंपोनेंट जो भी हो सभी के मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो आता है 1। तो ए के जगह पर मान लो एंटी, बी के जगह पर गॉच, किसी को ए किसी को बी मान सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच इक्वल्स टू 1। हमको एंटी का गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच जो हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस 0.82 सोल्व कर दोगे, ये आ जाएगा 0.18, इतना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसको आप यहाँ रख सकते हो, ये तो आपको फाइंड करना है, ये निकालना है। एंटी का ध्यान दोगे, ये एंटी का डायपोल मोमेंट आपको पता होना चाहिए, दोनों सेम ग्रुप है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। इसके जगह पर आप Cl लगा दोगे, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो जो सेम हो। ये भी देखो दोनों HH, दो H है, ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ Cl। तो हम लोगों ने देखा था अभी अभी कि एंटी फॉर्म में डायपोल मोमेंट क्या हो जा रहा था, कैंसिल, म्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग खुद ऐसे ही रख सकते हैं, म्यू एंटी फॉर्म का जो होता है इक्वल्स टू 0 होता है, ये मान लेना होगा हम लोगों को कि हम लोग ये सिर्फ जानते हैं। म्यू ऑब्जर्व गिवन है 1 डीवे बराबर, ये आपको जानकारी है पहले से, 0 इंटू एंटी फॉर्म का जो है ये 0.82 प्लस म्यू गॉच तो निकालना है इंटू म्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, ये आ गया 0.18, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। इस तरीका से आप 1 इक्वल्स म्यू गॉच इंटू 0.18, इस तरीका से आपको आ गया म्यू गॉच बराबर 1/0.18। फ्रैक्शन को हटाओ,
ऊपर आ जाएगा 1 पर 2 जीरो बाय 18, इसको डिवाइड कर दो, यही आ जाएगा, आंसर हो गया। ध्यान दोगे? आगे हाँ, यही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, और सभी का कन्फॉर्मेशन देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।